हमने पेंटिंग में देखा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन एज। स्टोन एज का जब मैंने क्लासिफिकेशन किया तो इसको मैंने 3 पार्टों में डिवाइड किया। पहला है प्री पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। इसमें केव पेंटिंग इन इंडिया में देखें केव पेंटिंग की शुरुआत कब हुई थी तो अपर पैलियोलिथिक एज में हुई थी। सबसे ज़्यादा मोस्टली जो प्रोबेबल अच्छे एविडेंस मिलते हैं आपको मेसोलिथिक में मिलते हैं। इंडिया में कौन सा प्लेस है जहाँ पर आपको सबसे पहले केव पेंटिंग के एविडेंस मिले तो विंध्य रेंज में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मिला है, और कैमूर एक्सटेंशन में, ये दोनों यूपी और एमपी में आते हैं। तो फुट हिल्स ऑफ विंध्य रेंज एंड कैमूर एक्सटेंशन में आपको इसके सोर्स मिलते हैं। जो टेक्निक इसमें यूज की गई थी वो काफ़ी पुरानी टेक्निक है। यहाँ पर रॉक ऑफ मिनरल्स फर्स्ट ग्राउंडेड इनटू ए पाउडर में पहले ग्राउंडेड किया जाता था, उसके बाद मिक्स किया जाता था वाटर के साथ, और इसी को यूज किया जाता था एज ए पेंटिंग। और जो ब्रश का यूज किया जाता था वो था प्लांट फाइबर का यूज किया जाता था। प्लांट फाइबर का यूज किया जाता था एज ए ब्रश के रूप में। तो देखिए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में पाउडर ग्राउंडेड किया जाता था, उसके बाद उसमें वाटर का मिक्स किया जाता था, और जो ब्रश यूज किया जाता था वो प्लांट फाइबर था। इन लेटर हिस्टोरिक, जब लेटर हिस्टोरिक की बात करें, यहाँ हमें केव में क्या किस टेक्निक मिली, फ्रेस्को टेक्निक पाई गई है। ये टेक्निक क्या होती है, इसमें वेट सरफेस होता है, उसी के ऊपर पेंटिंग की जाती है। साइलेंट फीचर मैं पहले ही बता दिया हूँ, प्री हिस्टोरिक केव और हिस्टोरिक पेंटिंग में क्या साइलेंट फीचर है। प्री हिस्टोरिक केव में जो है कि जो ह्यूमन बीइंग थे उनको एस शेप्ड में बनाया जाता था ज़्यादातर, और वे स्टिक लाइक थे। वहीं हिस्टोरिक पेंटिंग में देखें तो इस टाइम टिपिकल वैरायटी हो गई थी। मेन थीम था इस समय रिलीजियस, मिथियोलॉजिकल प्लेस और सीन थी। फ्लोरल मोटिफाई नियर द सीलिंग, जियोमेट्री डिजाइन, जो सीलिंग थी उसके पास फ्लोरल डिजाइनिंग की जाती थी, जियोमेट्रिकल डिजाइनिंग हुआ करती थी। मोमेंट इन द फिगर आर रिदमिक मोमेंट हुआ करता था। वाइब्रेंट एंड लुमिनियस कलर का प्रयोग किया जाता था, चमकदार चटकीले भटकीले रंगों का प्रयोग होने लगा था। ब्राउन थिक डार्क लाइन आर यूज्ड एज ए काउंटर्स, जो किनारा था उसको ब्राउन थिक डार्क लाइन यूज किया जाता था। वेरियस स्किन कलर भी यूज किए जाने लगे थे। लाइन्स आर फोर्सफुली एंड फुल इन एनर्जी, लाइन्स एनर्जी से फुल हुआ करती थी, जो खींची जाती थी। हाईलाइट द फिगर कंपोजिशन, ये सारे फीचर्स हैं आपके हिस्टोरिक पेंटिंग के। जबकि प्री हिस्टोरिक में ह्यूमन आर रिप्रेजेंट स्टिक लाइक। जो टेक्निक प्री हिस्टोरिक एज में पेंटिंग में की गई थी उसको कहते थे फ्रेस्को। इसमें क्या होता था, पिगमेंट मिक्स विद एन ऑर्गेनिक बाइंडर और लाइम आर अप्लाइड ऑन टू ड्राई प्लास्टर। पिगमेंट आर अप्लाइड इन ए वेट वॉल, जो पेंट का यूज किया जाता था वे मॉइस्चर वाली दीवारों पर यूज किया जाता था। इस टेक्निक को हमने अडॉप्ट किया है इटली ने भी इसको अडॉप्ट किया है। ये काफ़ी पुरानी टेक्निक है। अब देखते हैं कुछ पेंटिंग्स जो हमारे इंडिया में मिली हैं केव गुफाओं में। प्राचीन गुफाएं कंदराएं जब देखते हैं जहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, तो उन गुफाओं में वो उतने दिन रहते थे, तो उनकी कुछ जो एक्टिविटी हुआ करती थी उसको भी वो डिपिक्ट कर देते थे वॉल्स ऑफ केव। सो यहाँ देख रहे हैं कुछ केव्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है अजंता केव। अजंता केव अस्तित्व में कब आई थी? अजंता इज द ओनली सर्वाइविंग, इस समय जो सर्वाइव कर रही है, जिसको देखने के लिए बौद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिलीजियस लवर ऑफ बुद्धा एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड अदर आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ वर्ल्ड यहाँ पर एज ए टूरिस्ट मेनी पर्सन्स आते हैं। तो इस समय ये सर्वाइव मतलब ठीक ठाक है इस समय। और ये अस्तित्व में कब आई थी? तो गुप्ता पीरियड में ये ज़्यादा फ्लोरिश किया था केव पेंटिंग। और ये मेन एक ही रिलीजियस को मेनली ये शो करता है, तो वो बौद्धिस्ट। बट
देखें तो अन्य भी पेंटिंग्स भी की गई हैं। सब्जेक्ट मैटर इसका ऑलमोस्ट बौद्धिस्ट ही है, बट डेकोरेटिव पैटर्न ऑन सीलिंग एंड द पिलर्स भी किया गया है। और ये पेंटिंग गुप्ता पीरियड 5th एंड 6th सेंचुरी में मोर रिची थी, डेकोरेटेड थी। एंड आगे देखते हैं बाग केव। बाग केव आपको वागनी रिवर एमपी में मिलेगी। गुफा नंबर 4 इसकी काफ़ी कॉमन है, जिसको हम रंग महल कहते हैं। ये भी केव एक स्पेशल रिलीजियस को इंडिकेट कर रही है, वो भी इसमें बौद्धिस्ट। अक्सर हम बौद्धिस्ट को देखते हैं वो चैत्य विहार में। 2 फॉर्मेट उनके पास हुआ करते थे गुफाओं में, जहाँ चैत्य में वो एज ए वर्शिप पूजा पाठ किया करते थे, तो वहीं विहार में वो रेस्ट प्लेस था उन लोगों का। तो ज़्यादातर ये लोग गुफाओं में ही, गुफाओं के ही सहारे रहा करते थे। इनकी रेजिडेंस प्लेस हुआ करता था। तो हमें जितनी भी गुफाएं मिलेंगी सबसे पहले उन्हीं का डोमिनेंस उस पर रहता है। फिर हम देखते हैं बादामी केव। बादामी केव ये जो है कैपिटल के, बादामी वाज कैपिटल हुआ करता था अर्ली चालुक्य डायनेस्टी। जब चालुक्य डायनेस्टी अस्तित्व में थी तो ये बादामी कैपिटल हुआ करती थी, उसी के पास गुफा ये बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम बादामी केव है। और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। ये यहाँ जो पेंटिंग की गई है इस गुफा में, ज़्यादातर पेंटिंगें भगवान शिव को समर्पित हैं। और उसके बाद ये ब्राह्मणिकल पेंटिंग भी यहाँ पर अस्तित्व में आ गई थी। तो ये हिंदुइज्म को शो करती है बादामी, जबकि ये ऊपर दोनों जो अजंता केव है, बाग केव, यहाँ की जो पेंटिंग्स हैं वो बौद्धिज्म को शो कर रही हैं। अब आगे देखते हैं सित्तन नवासल, ये क्या है। तो ये जैनिज्म को जैनिज्म सिंबॉलिक को शो करती है। और ये डायनेस्टी है पांड्या, जिससे ये रिलेटेड है। पांड्या डायनेस्टी जो कि आपको साउथ इंडिया में मिलेगा। पांड्या डायनेस्टी पुडुकोट्टी तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। सित्तन नवासल रॉक कट जैन टेम्पल। ये रॉक कट जैन टेम्पल है पांड्यन एरा में। ये 9th सेंचुरी में ये जो है एज ए सिम्बोलिज्म ऑफ जैनिज्म सित्तन नवासल केव वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट एलोरा केव। एलोरा केव काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है एज ए रिलीजियस जो वायलेशन होता है उसको ये पीस में कन्वर्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे रिलीजियस के यहाँ पर पेंटिंग्स मिली हैं, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो तीनों यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तीनों का अद्भुत संगम है। यहाँ की जितनी भी पेंटिंग है उसमें तीनों, यहाँ लगभग 34 केव हैं, जिसमें जो है कि 1 से लेकर के 13 तक बौद्धिज्म है, उसके बाद फिर हिंदुइज्म है, फिर 31, 32, 33, 34 ये सब जैनिज्म से संबंधित हैं। तो ये काफ़ी अच्छा जो है प्लेस है फॉर रिलीजियस, जहाँ पर तीनों धर्म के लोग जाते हैं और अपने प्राचीन हिस्ट्री है उसको देखते हैं। यहाँ से आपको ढेर सारी पेंटिंगें मिल जाएंगी इन तीनों धर्म से रिलेटेड। एलिफेंटा या उसको हम कहें तो घोड़ा पूरी केव भी कहते हैं। एलिफेंटा केव मेनली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म को शो कर रही है। यहाँ के ढेर सारे जो पेंटिंग्स हैं वो 6th सेंचुरी की बनाई हुई हैं। प्रोबेबली ये बुद्धिज्म था, बाद में इसको हम जैसे जैसे डायनेस्टियाँ चेंज होती गई तो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुआ। तो ये सारे जो केव्स हैं ये किसी ना किसी रिलीजियस को शो करती हैं और उनका जो उस समय जो महत्व था उसको शो कर रही हैं। अब देखते हैं मेन पॉइंट क्या है, हम केव पेंटिंग क्यों बता रहे थे अभी तक। तो सबसे पुरानी हमको पेंटिंग मिली है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, जो कि इंडोनेशिया में हमको मिली है।
वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो कि इंडोनेशिया में मिली है, और ये यहाँ वर्टी पिग फिगर में मिला है, और ये गुफा है लाइमस्टोन की। रेड ऑकर्स पिगमेंट का यूज किया गया है। यूरेनियम सीरीज, यूरेनियम आइसोटोप का जब प्रयोग किया गया तब हमें पता चला। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट, एंड टुडे we are discussing art cultures, a new topic related to your exams, UPSC, BPSC, UPPCS, mains answer writing and preliminary exams. So let's start. अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था आर्ट और कल्चर में स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर, जिसमें अभी तक बताया गया आप लोगों को टेम्पल आर्किटेक्चर। कल का सेशन जिन लोगों ने देखा उन्हें पता होगा टेम्पल आर्किटेक्चर्स कितने टाइप के हैं। मेनली इंडिया में 3 टाइप के हैं। नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, सेकंड है बेसर, और तीसरा है द्रविड़ा आर्किटेक्चर्स जो कि साउथ इंडिया में एक्सपेंडेड है। जिसमें मैंने बताया था कि लिंगराज टेम्पल के आर्किटेक्चर को लेकर के, जो कि नगरा सब टाइप का ही एग्जाम्पल है, कलिंगा स्कूल ऑफ आर्ट। उसके बाद फिर बताया गया था आप लोगों को कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में है। यूनेस्को साइट में इसको जगह मिली है। इसको सूर्य नगरी बनाने की बात की जा रही है, और कौन सी मिनिस्ट्री इसको सूर्य नगरी में कन्वर्ट करना चाह रही है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है जो कि कंप्लीट सोलराइजेशन की बात कर रही है। उसके बाद हम तीसरे मंदिर को चर्चा किए जो कि विठला टेम्पल है कर्नाटका में, और इसको कृष्णदेवराय के समय में बनवाया गया था, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे लोकेटेड है। ऐसे इन सबको मिला करके हम्पी में ये सब आते हैं। हम्पी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जगह दी गई है। पंपा जो कि तुंगभद्रा की इस समय नदी है नाम, आजकल पंपा इसको कहते हैं, पहले ओल्ड नेम इसका था तुंगभद्रा नदी। और विजयनगर एम्पायर जो कि बैटल ऑफ तालिकोटा में 1565 में डिस्ट्रॉयड हो गया था इसका फोर्ट। उसके बाद वहाँ पर मुस्लिम रूलर्स डोमिनेंट हो गए थे। उसके बाद मैंने चौथा जो टेम्पल्स बताया था वो आईआर की दृष्टि से, इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से देखें तो पशुपतिनाथ टेम्पल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसको ये एक हद तक सही कर सकता है, ठीक कर सकता है। हमारे नेपाल से ओपन बॉर्डर शेयरिंग होती है बिना किसी वीज़ा, बिना किसी पासपोर्ट के, एंड रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। अभी हाल ही में बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ था जो कि उत्तराखंड के लिप लेक, काला पानी, लिम्पुआ धारा और बिहार के सुस्ता को लेकर के हुआ, जिसमें चाइनीज़, ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर था। उसके बाद हम देखते हैं अदर साइड में सोमनाथ टेम्पल देखे जो कि गुजरात की है। वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर हैं एज ए अपॉइंटेड किए गए हैं चेयरमैन सोमनाथ टेम्पल के लिए। और सोमनाथ टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कराया गया था कम्प्लीटली 1951 में, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल एज ए वाइस पीएम थे। और ये त्रिवेणी संगम पर लोकेटेड है। ये त्रिवेणी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कपिला, हीरान और सरस्वती है। फिर मैंने बात की थी बांग्लादेश से आईआर को लेकर के, हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी काफ़ी इसमें स्ट्रांग है। वहाँ भी एक मंदिर है जिसको हम श्री श्री जय काली मातार टेम्पल कहते हैं। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि वहाँ एक हिंदू शासक था जिसका रॉयल फैमिली थी दिगापतिया, और उसी में एक दयाराम राय करके कोई था जो कि बिल्ड कराया था 300 ईयर बैक, बहुत पहले। उसके बाद पाकिस्तान चलिए, तो पाकिस्तान में देखिए एक बारीकोट घुंडई है जो भगवान विष्णु को डेडिकेटेड टेम्पल्स है। यहाँ पर उसके अवशेष मिल रहे हैं। इसको बनवाया गया था काबुल शाही जो कि 850 से 1026 सेंचुरी में अस्तित्व में थी। फिर मैंने मोनूमेंट को बताया, कुछ मोनूमेंट थे गोलकुंडा बोधी राजस्थान की, और तीसरा इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए हैगिया सोफिया था टर्की, जो कि
पहले म्यूजियम था, अब मॉस्क बनाया जा रहा है। मॉस्क संग्रहालय से ये मस्जिद बनने जा रहा है। ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। आज हम देख रहे हैं पेंटिंग। जब भी हम पेंटिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल आते हैं कि पेंटिंग की शुरुआत कब से हुई है। क्या हम एशियंट हिस्ट्री से पहले, क्या स्टोन एज में भी पेंटिंग हुआ करती थी, क्या इसी समय पेंटिंग है? तो आइए थोड़ा हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। न्यूज़ में क्यों है केव पेंटिंग? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट केव पेंटिंग हमको प्राप्त हुई है, मिली है, जो कि 45,500 वर्ष पुरानी है। और ये है लाइमस्टोन के केव में, जो कि इंडोनेशिया में लोकेटेड है। इंडोनेशिया में लोकेटेड है, लियांग टैंगैंग में। तो हम थोड़ा ब्रीफली देखते हैं केव पेंटिंग के प्री हिस्टोरिक एज में क्या रहा है, इसका चांस कितना इसने जो है अपने आप को मजबूत किया। क्लासिफिकेशन करें सबसे पहले हम स्टोन एज की। तो स्टोन एज को हम 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। अपर पैलियोलिथिक, दूसरा है मेजोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में हमको सिंपल आइकॉनिक एनिमल्स और ह्यूमन के सिंबल्स फर्स्ट टाइम अपीयर हुए। एनिमल वेयर शोन इन देयर नेचुरल आउटलाइंस। नेचुरल आउटलाइन में एनिमल को शो किया गया है। और ह्यूमन ऑलवेज इन ए डायनामिक लोकेशन। डायनामिक एक्शन में हमेशा ह्यूमन रहा है, जैसे कि वो कहीं हंटिंग कर रहा है, कहीं डांसिंग कर रहा है, या एक्सकेटेड इन एब्स्ट्रैक्ट। तो ह्यूमन को डायनामिक एक्शन में दिखाया गया है। और ज़्यादातर जो ह्यूमन की बॉडी थी उसको यस शेप्ड में दिखाया गया है, परफेक्ट यस शेप्ड में। अगर वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं डायनामिक, जैसे कि हंटिंग, डांसिंग या रनिंग, तो डिफेक्टेड एक्टिविटी इनकी यस शेप्ड में है। अपर पार्ट ऑफ रॉक्स इज इन शेल्टर वाज मोस्टली पेंटेड। अपर पार्ट जो होता था रॉक का वो मोस्टली पेंटेड होता था। एग्जाम्पल्स अपर पैलियोलिथिक के यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं मेजोलिथिक केव पेंटिंग। मेजोलिथिक केव पेंटिंग यानी कि मध्य पाषाण काल की पेंटिंग कैसी थी? एक्सप्लोशन ऑफ क्रिएटिविटी इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरस मोटिफाई डिजाइन विद द फिगर इन जेंटली flowing fine lines reflecting dynamic actions. Hunter are shown wearing simple clothes and ornament, elaborate head dress and mask. हंटर्स की वेयरिंग दिखाई गई है, क्योंकि वेशभूषा क्या थी? तो सिंपल क्लॉथ था, ऑर्नामेंटल था और हेड ड्रेस था, उनका मास्क लगाए रहते थे। एनिमल्स फ्रॉम ए नेचुरलिस्टिक डिफेक्शंस, प्राकृतिक डिफेक्शन किया गया था जानवरों का। वाइल ह्यूमन फिगर आर स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। Male figure are stick-like, while the women's are bulky box shape with intricate body design, as infilling consists of spiral or honeycomb. Mythical story देखें तो depicting huge deified animals chasing diminutive human doing medical treatment and burials like activity. Dance pregnant women and childbirth and a mother with a child are also drawn. तो ये सारे फिगर मेजोलिथिक के पेंटिंग में हमको मिले हैं। अब थोड़ा एग्जांपल्स देखें कहाँ कहाँ पर हमको मेजोलिथिक के पेंटिंग मिली है। तो फिशिंग सीन, फैमिली फेस्टिंग इन ए हट, ये लखाजौर में है। भीमबेटका में मिला है मैजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एन एल पर्सन्स, एक बीमार आदमी को मैजिकल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और चतुर्भुजनाथ नाला में डायनामिक आर्कर्स मिला है। देखते हैं नवपाषाण काल, नियोलिथिक केव पेंटिंग। यहाँ पर पेंटिंग लॉस देयर सेंस ऑफ मोमेंट, फिगर आर रिप्रेजेंटिव साइन, ह्यूमन एंड एनिमल स्टार्ट बिकम मोर एंड मोर स्कीमेटिक एंड स्टिलाइज्ड। साइज इन जनरल गोज ऑन रिड्यूसिंग, साइज धीरे धीरे यहाँ पर घटती जा रही है। थ्रो ए न्यू बिग पिक्चर आर आल्सो देयर। हंटिंग सीन आर देयर बट हंटिंग एज ए एक्ट ऑफ लार्ज ग्रुप इज एब्सेंट।
फ्राम नाउ ऑनवर्ड द सॉलिटरी हंटर इज सोन। यहाँ पर जो पहले ग्रुप दिखाया जाता था हंटिंग का, उसकी जगह पर अब सॉलिटरी हंटर दिखाया जाने लगा है। और इसके भी एग्जाम्पल हैं चतुर भुजनाथ नाला, चैरियट अपीयर